Good morning, students of class 5. As in the previous class, I taught you and given you some homework to do. I think you have done the homework. So now today I want to tally your homework with mine. So this is displayed on the screen. You have to see how much you have done right and wrong. So the first is get cracking. In this, you are looking at your screen. There is some option. You have to choose the correct option and complete the sentence. तो फर्स्ट में क्या है, कन्वर्सेशन है दो के बीच में, और जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ 5 दिए गए हैं उसको सही कन्वर्सेशन के अनुसार आपको लगाना है, ठीक है। तो रवि और उसकी मम्मी में बातें हो रही है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो सही होगा उसको हमें भरना है। तो रवि कहता है मदर हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, यहाँ डू भर देंगे। रवि पूछता है माँ पक्षी कैसे उड़ते हैं, तो माँ बोलती है सन दे कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। माँ उसे कहती है बेटा वो उड़ सकते हैं क्योंकि उनके क्या है, पंख हैं। तो रवि बोलता है बट मदर आई वुड लाइक टू फ्लाई टू, एवरी नाइट आई फ्लाई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स इन माई ड्रीम्स। तो रवि बोलता है अपनी माँ से कि माँ मैं भी उड़ना चाहता हूँ, है ना, प्रत्येक रात को मैं ये स्वप्न में देखता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ उड़ रहा हूँ। तो माँ बोलती है दैट इज़ वंडरफुल, व्हेन यू ग्रो अप यू शुड बी पायलट टू फ्लाई। माँ कहती है ये तो अद्भुत बात है, लेकिन इसके लिए जब तुम बड़े हो गए तो उड़ने के लिए तुम्हें एक पायलट बनना चाहिए। तो यहाँ सूट लगा देंगे। रवि कहता है थैंक यू मदर, है ना, विल आई गेट विंग्स टू डू दैट। तो बच्चा का दिमाग कहता है क्या, तो ऐसा करने के लिए, हवा में उड़ने के लिए क्या हमें भी पंख मिलेंगे, ठीक है। तो ये गेट क्रैकिंग कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप देखिए एक्सरसाइज 1 जो कि इस पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसको जूम करके देख लीजिए नहीं हो तो, है ना। तो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैं इस स्क्रीन पे इसलिए डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है ए में कि फिल इन द ब्लैंक्स विद डू और डज, रीड द सेंटेंसेस अलाउड। आपको मैंने पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का होता है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, और यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अलावे कोई दूसरे पर्सन और नंबर का सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी को नज़र में ध्यान में रखते हुए हमने इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके आपके लिए पोस्ट किया हूँ, और इसे आप अपने होमवर्क से अवश्य मिला लें ताकि आप खुद अपने आप में एस्टिमेट कर सकें कि हमने कितना सीखा और कितना मैंने सही बनाया। तो देखिए फर्स्ट में है जेन, चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, नाम है किसी का, तो डज लग जाएगा। इसका दूसरे सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन का नाम है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। बी में देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी है जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का है, तो इसमें भी डू लगेगा। जैसे तो फोर्थ नंबर में सब्जेक्ट ही है और ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसे डज लगेगा। फिफ्थ में देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, थर्ड पर्सन का है लेकिन प्लूरल नंबर हो गया क्योंकि दो नाम है, इसलिए डज ना लग करके डू हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए आइए, इसका सब्जेक्ट देखिए आई है और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, इसलिए इसके साथ डू लगेगा सहायक क्रिया। सी देखिए सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब। और देखिए लास्ट 8 नंबर में है क्या, दे इसका सब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बनाया हुआ है, आप अपने से मिला लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में, एक्सरसाइज बी में, इसमें क्या कहता है, रिराइट दी सेंटेंसेस इन द नेगेटिव यूजिंग डू डज डिड नॉट, use the words given in bracket your sentence, make other changes where necessary, one has been done for you। कहता है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसको आप डू डज या डिड जैसे हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप उसको नेगेटिव में बना दीजिए। तो हमने सेंटेंस ट्रांसलेशन में भी और इसमें भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए बताया था कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसे नेगेटिव बनाना है, तो यदि सिंपल प्रेजेंट में है तो यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगा देंगे और वर्ब का पहला रूप देंगे या मूल रूप देंगे, ठीक है ना। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के
थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अलावे किसी और दूसरे नंबर पर्सन का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डू नॉट दे करके उसको निगेटिव बनाएंगे। और यदि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, चाहे वो सब्जेक्ट किसी नंबर किसी पर्सन का हो, तो उसमें हम डिड नॉट दे करके उसका निगेटिव बनाएंगे। और उसके साथ जो भी आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट में यदि सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है तो क्या हो जाता है, वो V2 लेता है, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म V2। लेकिन जब हम निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगेगा और डिड नॉट लगाने के बाद वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो निगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हमने किया है आपके लिए और आपको बताया भी था, होमवर्क के रूप में दिया था। आप इसको मिला लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पहला तो आपके लिए बनाया गया है। सेकंड में देखिए, द टीचर टाउट अस ए पोएम। टाउट V2 है, इसका मतलब ये है सिंपल पास्ट का है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, द टीचर डिड नॉट। और टाउट का V1 क्या हो जाएगा, टीच। द टीचर डिड नॉट टीच अस ए पोएम। थर्ड नंबर में ही ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। तो देखिए ड्रिंक्स है, ये बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो इसमें हम डज नॉट लगा करके इसको निगेटिव बनाएंगे। तो क्या होगा, ही डज नॉट ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, ठीक है। अच्छा नहीं, इसको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में जो है उसका भी लेना है। तो आप मिल्क के जगह पर क्या कर देंगे, एक ग्लास ऑफ टी, सॉरी हमने नहीं किया है, नहीं देखा इसको, और उसमें भी एक पोएम के स्थान पे हटा करके सॉन्ग कर देंगे। पहले सेकंड में क्या कर देंगे, द टीचर डिड नॉट, है ना, टीच अस ए सॉन्ग, ए पोएम गलत हो गया है, ठीक है ना, हमने ब्रैकेट देखा नहीं था। थर्ड में उसी तरह कर देंगे, ही डज नॉट ड्रिंक ए कप ऑफ टी, ए ग्लास ऑफ मिल्क नहीं देंगे, एक कप ऑफ टी एवरी डे कर देंगे। और फोर्थ नंबर, माई फ्रेंड रोट ए स्टोरी, है ना, तो ये देखिए ये सिंपल पास्ट को बता रहा है, रोट V2 है, इसलिए इसको जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, माई फ्रेंड डिड नॉट राइट ए प्ले हो जाएगा, नॉट ए स्टोरी। ये गलत किया हुआ है, आप इसे सुधार लीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। तो आपका A और B दोनों हो गया। सी में देखिए, ये इसमें क्या कहते हैं, अंडरलाइन द एक्सुलरीज इन दिस सेंटेंसेस। मतलब ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ एक्सुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचान लेना है और उसको रेखांकित कर देना है या अंडरलाइन कर देना है। तो देखिए पहले में, आई हैव बाउट ए किलो ऑफ ग्रेप्स, तो हैव हो गया। दूसरा, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर, तो ईज हो गया। थर्ड में है, यू मस्ट ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, तो इसमें मस्ट हो गया। फोर्थ में, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो यहाँ बाज हो गया। और फिफ्थ में, व्हेन डिड यू बाय दिस कैमरा, तो इसमें डिड हो गया, ठीक है। अब नंबर 6 में आप आइए। 6 नंबर भी आपका दिया हुआ है, इसे देखिए जरा ध्यान से। क्या है कि व्हाट शैल वी डू इन द इवनिंग, तो यहाँ शैल हो गया। 7 में, आई एम गोइंग टू माई होम टाउन ऑन संडे, तो एम हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब। ही सेज ही कांट कम विथ अस, तो कांट हो गया। यहाँ 9 में, मे आई गो होम अर्ली टुडे, यहाँ मे हो गया आपका एक्सिलरी वर्ब। आई फेल ऑफ द चेयर व्हाइल आई वाज चेंजिंग द लाइट बल्ब, तो यहाँ बाज हो गया। वुड यू ड्रॉप मी एट द स्टेशन प्लीज, वुड यहाँ हो गया। शी डजंट लाइक टू गो टू द पार्टी, यहाँ डजंट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने तीनों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया। इसमें कुछ भी नहीं है, 2 टेंस का सिर्फ सेंटेंस चेंज करना है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है। तो ये आपने अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया, और मुझे आशा है कि आपका भी अधिकांशतः सही होगा। अब हम आपको दूसरे इसी चैप्टर का दूसरा ओर ले चलते हैं, जिसमें हमें आपको बताया था मैंने कि एक्सुलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो अब हम बात करेंगे मॉडल एक्सुलरी वर्ब का। सो आप लोग ध्यान दीजिए और फिर मैं होमवर्क दोबारा बनाने के लिए आपको दूंगा, ओके। मैंने आपको बताया था कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब 2 तरह का, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब, 2 तरह के एक्सुलरी वर्ब होते हैं। तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब की संख्या 11 होती है, मैंने बताया था, और मॉडल एक्सुलरी वर्ब का जो संख्या होता है वो 13 होता है, ठीक है ना। उसी के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और आउट टू का हम आज इस्तेमाल सीखेंगे कि कहाँ कहाँ होता है। इसका मुख्यतः यूज किया जाता है एबिलिटी यानी क्षमता को दिखाने के लिए, परमिशन यानी
अनुमति के लिए, और नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत के लिए। इन सारी चीज़ों का, ये सारे मॉडल वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या परमिशन के लिए पहले आइए कि कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत कैन, मे और माइट होता है ना। तो आप आइए अब जानिए, बी यूज़ कैन और मे व्हेन बी आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग, है ना। द सेम इज ऑल्सो यूज फॉर गिविंग परमिशन। कैन और मे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति से किसी कार्य को करने का परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, तो हम कर सकते हैं, या फिर आज्ञा देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कहेंगे मे आई कम इन सर, आप पूछते हैं तो यस यू मे कम या यू कैन कम ऑल्सो, ये भी हो सकता है। अब देखिए लेकिन कुड का भी यही होता है, परमिशन लेने और देने का। लेकिन कुड जो होता है इससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब इसमें ज़्यादा इम्प्रेशन होता है। कुड जो है वो परमिशन के लिए ज़्यादा पोलाइट मैनर में मांगा जाता है। जब ज़्यादा पोलाइट अपने से सीनियर से, अभिभावक से, टीचर से, या अपने से जो भी सम्मानित व्यक्ति है उनसे परमिशन जब लेना होता है, यानी मोर पोलाइट वे में, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहेंगे कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर सर, है ना। क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल, बहुत विनम्रतापूर्वक मांगना पड़ेगा किसी से। कुड आई आस्क यू ए क्वेश्चन सर, क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ सर। तो इस तरह से तीनों का यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन कैन और मे का हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनरी वे में, जबकि ये जो कुड होता है उसका विशेष रूप कहने का मतलब मोर पोलाइट मैनर में हम करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखिए एबिलिटी यानी क्षमता दिखाने के लिए भी हम इन्हीं मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कैन, कुड और वाज एबल टू। अब इसके तीनों के बीच में डिफरेंस समझिए। कैन जो है वो प्रेजेंट में आपकी क्षमता का घोतक है कि आपको क्या क्षमता है, क्या एबिलिटी है प्रेजेंट में दिखाने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि अशोक कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, अशोक 4 भाषाएं बोल सकता है, यानी क्षमता है उसमें कि 4 भाषा बोल सकता है ना। आई कैन कम एंड सी यू अराउंड टुमारो, मैं आपसे कल के लगभग आकर के मिल सकता हूँ। कह सकते आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्सा को उठा सकता हूँ। तो ये हमारी एबिलिटी हुई। लेकिन यही जब पास्ट में होता है एबिलिटी शो करने के लिए, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कुड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब पास्ट में होगा, है ना। तो जैसे कहेंगे, आप कह सकते हैं कि ही कुड डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता था, अभी नहीं पहले। उसी तरह आप सेंटेंस तो कह सकते हैं कि व्हेन ही वाज यंग ही कुड प्ले टेनिस वेरी वेल, जब वो छोटा था तो बहुत अच्छा खेल सकता था, अभी की बात नहीं है। जब इसी को पास्ट में एबिलिटी दिखाने की बात होती है तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए ना। अब वाज एबल टू और बेयर एबल टू का जान लीजिए कि क्या होता है। वाज एबल टू और बेयर एबल टू का भी हम कैपेसिटी यानी एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। अब इसमें क्या दोनों में डिफरेंस होता है। कुड इज यूज्ड ओनली फॉर एबिलिटी नॉट टू डू समथिंग दैट रियली हैपेंड, मैंने कर सकते थे, एक्चुअली हुआ नहीं, कर सकते थे, ये कैपेसिटी था लेकिन मैंने किया नहीं। और वाज एबल टू, बेयर एबल टू का इस्तेमाल जो करते हैं वो एबिलिटी के साथ साथ एक्शन का भी, कार्य भी होता है, तब हम वाज एबल टू या बेयर एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, मिस्टर जैन लेफ्ट मच बेटर ऑन थर्सडे सो ही वाज एबल टू प्ले द मैच, है ना। कि मिस्टर जैन ने बृहस्पतिवार को बहुत ज़्यादा पहले निकले, इसीलिए वो मैच खेल सके थे, यानी मैच खेला भी, सिर्फ किया ही नहीं एबिलिटी, उसने खेला भी, है ना। उसी तरह आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, वी कैन रन फास्ट एंड वी आर एबल टू कैच द बस, हम लोग तेज़ दौड़े और इसी तेज़ दौड़ने के कारण हमारी कैपेसिटी हुई और हमने बस को पकड़ लिया। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बता देंगे तो हो सकता है आपके दिमाग से ऊपर होने लगे और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज भर इतना ही रहने दीजिए, फिर हम आगे पढ़ाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज भी आपको बनाने के लिए देंगे। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।